हाथी आई हाथी बोली पूं। वैसे तो यही हाल महामानव की लगभग हर योजना का है। जब भी कोई योजना लेकर आते हैं या पुरानी योजनाओं का नाम बदलते हैं, पुरानी सरकारों की योजनाओं का, तो खूब ढोल पीटा जाता है, खूब ड्रम बजाया जाता है, इतना प्रचार कर दिया जाएगा मानो अब संबंधित क्षेत्र की दिशा और दशा एकदम पलटिए जाएगी। मगर कुछ साल बाद पता चलता है कि हाथी आई हाथी वाला कांड हो गया, यानी हाथी आई और बोली पूं। आप उज्ज्वला योजना का नाम ले लीजिए, ज़्यादातर सिलेंडर खाली पड़े हैं, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आप शौचालय यानी स्वच्छ भारत का नाम ले लीजिए, हाल वही है। किसी भी योजना का नाम ले लीजिए, अंततोगत्वा हाल सबका वही हो जाता है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, नौटंकी के अलावा कुछ भी बचा नहीं। और अब उसी हाल में किसान रेल भी पहुंच चुका है। जब ये योजना शुरू हुई तो खूब ढोल पीटा गया, लेकिन अब साल 2022 के बाद से ही ये योजना ठप पड़ चुकी है और कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। भौकालबाजी तो ऐसी ऐसी की गई कि ट्रेन में पता नहीं क्या क्या मिलेगा, मगर हकीकत में मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। फ्रंट लाइन ने किसान रेल को लेकर बहुत जबरदस्त रिपोर्ट किया है और मोदी सत्ता के बड़े बड़े दावों की पोल खोल के रख दिया है। उधर महाराष्ट्र के प्याज किसान जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, उनकी समस्या भी बड़ी गंभीर है। इन दोनों मामलों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले अपने स्क्रीन पर बीबीसी की इस रिपोर्ट की तस्वीरें देख लीजिए। अभी आपके शहर में सेब कितने रुपए किलो बिक रहा है? 100 से 150 कम से कम होगा ही। मगर जम्मू कश्मीर में हालत ये है कि किसान का सेब बिक ही नहीं रहा है, यानी सड़ रहा है। यानी सोचिए, नेताओं की रैलियों में लाखों लोगों को जुटाने के लिए पूरा जुगाड़ बन जाता है, भाड़े पर लोगों को लाके बिठा दिया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती है, परंतु किसानों की फसल, उनकी उपज खेत से मंडी तक पहुंचे, इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। कश्मीर के सेब को देश भर में पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रक उपलब्ध नहीं है। जिन ट्रकों से सेब भेजा गया था वो भी हाईवे पर कई दिनों तक जाम में फंसे रहे, इसके बाद वापस लौट रहे, जिससे व्यापारियों का, किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी एक सेब रोज खाइए तो डॉक्टर से दूरी बनी रहेगी, यानी बीमार कम पड़ेंगे। मगर आप खाएंगे कहाँ से जब इतना महंगा सेब मिलेगा, दूसरी तरफ सड़ जाएगा। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में और कथित रूप से चौथी अर्थव्यवस्था में इतनी भी व्यवस्था नहीं हो सकती कि कश्मीर का सेब पूरे देश में पहुंचा दिया जाए, किसानों को भी कुछ मिल जाए और जनता को भी सस्ते दाम पर मिल जाए? हाँ, अगर सेठों की चिंता है तो बात अलग है। जरा सोचिए, जो किसान महीनों तक मेहनत करके फल और सब्जी उगाते हैं, इंतजार होता है कि फसल बिकेगी, कुछ पैसे घर में आएंगे तो काम होगा, मगर फसल खेत से निकलते ही दम तोड़ देती है, क्योंकि बाजार तक पहुंचती ही नहीं। और ये सारी कमी सत्ता में बैठे लोगों की है, मानसिकता की है। वैसे भी जिनका ध्यान केवल सरकार बनाने पर होगा, चोरी चकारी करके वो सरकार चलाएंगे कैसे? बीच बीच में छोटा मोटा सिगूफा लेकर आएंगे ताकि टोपी पहनाई जा सके, उसी पर ढोल बजाते रहेंगे। और यही चल रहा है किसानों के मामले पर। इस वीडियो में एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। बेशक आप किसान हो न हो, मगर किसानों के बिना आप नहीं हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उनकी समस्याओं को महसूस करिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है ताकि आपका ये चैनल मजबूत रहे, आपकी आवाज़ उठाता रहे। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा याद करिए, साल 2020 का वो दौर था जब मोदी सरकार ने बड़े धूमधाम से घोषणा की थी कि अब किसानों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अब खेत से मंडी तक और मंडी से महानगरों तक एक नई रेलगाड़ी दौड़ेगी जिसका नाम होगा किसान रेल। उस वक्त PIB की प्रेस रिलीज में इसे किसानों की तकदीर पलटने वाला कदम बताया गया था। कहा गया कि किसान रेल से किसान सीधे अपनी फसलों को, उपज को शहरों में पहुंचा पाएंगे, समय पर माल पहुंचेगा, फसल खराब नहीं होगी और किसानों को मिलेगा बेहतर दाम, ग्राहकों को मिलेगा ताज़ा और सस्ता माल, यानी ये गाड़ी सबके लिए लाभकारी होगी। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक उल्टे हो गया। किसान रेल चली तो सही, पर उसमें किसानों की उम्मीदें चढ़ नहीं पाईं, बल्कि नौकरशाही और मंत्रालयों की खींचतान चढ़ गई। फ्रंट लाइन की ये रिपोर्ट बता रही है कि इस योजना में रेलवे और कृषि मंत्रालय के बीच सब्सिडी के भुगतान को लेकर ऐसा घमासान मचा, ऐसा उठक पटक हुआ कि किसान बेचारा बिचौलिए में फंस गया। क्योंकि नीति में भले ही 50% फ्रेट सब्सिडी देने का वादा था, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये रही कि मंत्रालयों और रेलवे के बीच फंड का समन्वय बिगड़ता ही रहा। कभी आवंटन कम पड़ गया तो कभी बिलिंग और रीइंबर्समेंट में देरी हो गई। यहाँ तक कि 2021-22 में खर्च स्वीकृत सीमा 50 करोड़ जो था उससे ज़्यादा हो गया
और रेलवे को करीब 71.86 करोड़ रुपया राइट ऑफ करना पड़ गया। अब सोचिए किसान बेचारा क्या करे। उसे कहा गया कि आधा किराया आप दीजिए, आधा सरकार देगी, पर जब भुगतान की गड़बड़ी हुई तो इसका असर सीधे सीधे किसानों की जेब पर पड़ा। किसान को समय पर राहत न मिल पाई और उसकी मेहनत एक बार फिर से बिचौलियों की भेंट चढ़ गई। याद करिए वो कौन महामानव नेता है जो बार बार बिचौलियों को खत्म करने की बात करता था, डायरेक्ट किसान को लाभ पहुंचाने की बात करता था, मगर यहां भी खेला बिचौलियों के पक्ष में ही चला गया। इस नीति का डिजाइन कहता था कि यह सब्सिडी अपफ्रंट मिलेगी ताकि किसान को राहत हो, लेकिन असलियत यह रही कि किसान रेल से ज्यादा फायदा व्यापारियों और बड़े मंडी नेटवर्क वालों को हुआ। छोटे किसान को पार्सल बुकिंग करने में ही कठिनाई आ गई क्योंकि रेलवे की प्रक्रिया और समय सीमा ऐसी थी कि गांव का किसान सीधे इसका लाभ ले ही नहीं सका। डिब्बों में व्यापारियों का माल ज्यादा और किसानों का कम गया। यानी इस ट्रेन का नाम तो किसान रेल रहा, लेकिन हकीकत में ये व्यापारी रेल बन के रह गई। अब जरा हकीकत देखिए, संसद में इसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया गया, पर किसानों की हालत ये रही कि वे आत्मनिर्भर नहीं बल्कि और ज्यादा कर्ज निर्भर हो गए, क्योंकि मंडी में जो दाम मिलते उससे कम दाम उन्हें रेल से भेजने पर मिला। ऊपर से अगर गाड़ी समय पर न चली, पार्सल मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ या कोल्ड स्टोरेज की सुविधा न मिली तो नासवान फसलें खराब हो गईं और नुकसान हुआ किसका? किसान का। महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर के किसानों ने कहा कि प्याज रेल से भेजना घाटे का सौदा है, क्योंकि एक तो किराया बहुत ज्यादा है, दूसरे मंडी में दाम पहले से गिरा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि किसान को जेब से और पैसा लगाना पड़ा। यही वजह थी कि कई बार किसानों ने विरोध में प्याज सड़कों पर फेंक दिया, मंडियों का बहिष्कार किया और मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई। किसान रेल के दावे और जमीनी हालात का ये फर्क किसी तमाशे से कम नहीं है, एकदम विश्वगुरु टाइप तमाशा है। सरकार ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन किसानों ने कहा कि रेल से भेजने पर घाटा है, यानी आधा हो गया। अब जरा इधर नजर दौड़ाइए। रेलवे ने दावा किया था कि 22 जनवरी 2021 तक 157 किसान रेल सेवाएं चल चुकी हैं। इसे मीडिया में 157 ट्रेनें कहकर पेश किया गया, लेकिन असल में ये 157 सेवाएं थीं, जिनमें कई बार एक ही रूट पर कई सेवाएं चलाई गईं। सवाल यह है कि इतनी सेवाएं चलने के बावजूद किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? कारण साफ है, नीति और जमीन के बीच तालमेल नहीं बैठा। फ्रंटलाइन ने साफ साफ बताया है कि सब्सिडी को लेकर मंत्रालयों में मतभेद रहे और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। रेलवे का लाभ जरूर बढ़ा क्योंकि उसके पार्सल राजस्व में इजाफा हुआ, लेकिन किसान का लाभ नहीं हुआ। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि किसान रेल से गांव और शहर जुड़ेंगे, किसान सीधे महानगरों के बाजार से जुड़ेंगे, लेकिन गांव का किसान कहता है कि मुझे तो मंडी में ही सही दाम नहीं मिल रहा, रेल से भेजूं या ट्रक से। हालात वही है। सरकार दावा करती है कि कोल्ड स्टोरेज और रिफर वैन उपलब्ध कराए गए, पर लोकसभा में दिए गए जवाब में खुद सरकार ने ही माना कि ऐसी सुविधाएं सीमित हैं, यानी ज्यादातर ट्रेनें सामान्य पार्सल वैन की तरह चली। बीबीसी हिंदी ने किसानों का गुस्सा दिखाते हुए बताया है कि किसान अपनी प्याज और आलू मंडी में औने पौने दाम पर बेचने से बेहतर समझते हैं कि सड़किए पर फेंक दें, ताकि सरकार और समाज को यह संदेश जाए कि वो कितने मजबूर हैं। यह तस्वीर सिर्फ प्याज और आलू की नहीं बल्कि किसान की टूटी उम्मीदों की है। इस तरह किसान रेल योजना जो कागज पर बहुत ही खूबसूरत लगती थी, जमीन पर एक और बोझ बन गई। किसान ने सोचा था कि सरकार का यह कदम उसे बिचौलियों से आजादी देगा, लेकिन असलियत ये रही कि वही बिचौलिए और मजबूत हो गए। किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब खेती किसानी से जुड़ी हुई ये दूसरी कहानी सुनिए। अगर भारत की रसोई की आत्मा को किसी एक सब्जी में कैद करना हो तो वो शायद प्याज होगी। बिना तड़के के मजा नहीं आता। यही प्याज जिसने हर परिवार की थाली का स्वाद बढ़ाया, वही प्याज आज किसान की आंखों का आंसू बन चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक, लासल गांव और अहमदनगर जैसे इलाकों में हालात ये है कि किसान महीनों मेहनत करके प्याज उगाता है, सिंचाई के लिए डीजल पंप चलाता है, खाद और बीज खरीदता है, मजदूरी देता है, और जब फसल मंडी तक पहुंचती है तो उसे भाव मिलता है, क्या जानते हैं? 2 रुपया 3 रुपया प्रति किलो, जबकि उसकी लागत आती है 10 से 12 रुपए किलो। यानी मेहनत पूरी, घाटा दोगुना। और नतीजा ये है कि किसान मंडी में रोने की बजाय सड़कों पर प्याज फेंक देता है ताकि दुनिया देख सके कि उसकी मेहनत का क्या हाल हुआ है। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां किसान ट्रक भर प्याज मंडियों और हाईवे पर डाल देते हैं। यह सिर्फ कागज का ढेर नहीं बल्कि किसान की टूटी उम्मीदों और सरकार से नाराजगी का प्रतीक है और सरकार के फेलियर का प्रमाण है। अब सोचिए, एक तरफ दिल्ली और मुंबई में प्याज 25 रुपया 30 रुपया किलो बिकते
मिलती है कम से कम और किसान को 2 रुपए मिलते हैं, ये अंतर किसके जेब में जाता है? जवाब है बिचौलियों के और स्टॉकिस्टों के और उन नीतियों की जेब में जो किसानों को मजबूत करने की बजाय बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ देती हैं। किसानों का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार हर बार नीति बदलकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। कभी अचानक निर्यात पर रोक, कभी निर्यात पर 40% ड्यूटी, कभी स्टॉक लिमिट। नतीजा यह होता है कि किसान का भविष्य हमेशा अंधेरे में रहता है। जब फसल बोता है तो नहीं जानता कि कटाई तक सरकार कौन सा फरमान सुनाएगी। और यही हुआ साल 2023 और 24 में। जब प्याज की कीमतें बढ़ने लगी तो सरकार ने कहा कि महंगाई रोकनी है और निर्यात पर पाबंदी लगा दी। प्याज किसान ने कहा कि जब भाव अच्छे आते हैं तो सरकार रोक लगा देती है और जब भाव औंधे मुंह गिर जाते हैं तो कहती है कि बाजार के भरोसे छोड़ दो। यानी दोनों हालत में किसान ही पिसता है बेचारा। कुल मिलाकर प्याज के किसानों के साथ साथ तमाम किसानों की हालत वही है कि आगे कुआं पीछे खाई, समझ ना आवे कहवां जाई। द हिंदू की रिपोर्ट ने बताया है कि प्याज किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए और गारंटी दी जाए कि सरकार निश्चित मात्रा में खरीदेगी। सोचिए, आज़ादी के इतने दशक बाद भी हम अपने किसानों का माल नहीं खरीद पाते और जिन्हें खरीदना है वो महंगाई से बेहाल है। सारा मजा बिचौलिए उठाते हैं, लेकिन सरकार चुप रहती है। कोई नीति नहीं है क्योंकि प्याज राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। प्याज की महंगाई पर सरकारें गिरी हैं, लेकिन किसानों के नुकसान पर कोई सरकार नहीं गिरती। ये दोहरा रवैया दिखाता है कि राजनीति को उपभोक्ता की महंगाई से मतलब है, किसान की बर्बादी से नहीं। हालांकि अब तो दोनों से ही मतलब नजर नहीं आता। किसानों ने आंदोलन करते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो खेती बंद कर देंगे क्योंकि लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। फ्रंट लाइन ने भी लिखा कि किसानों के लिए घोषित योजनाएं अक्सर कागज पर ही रह जाती हैं और जमीन पर उनका फायदा बिचौलियों को मिलता है। प्याज किसानों के साथ भी यही हुआ। कभी रेलवे की किसान रेल का ढोल पीटा गया, लेकिन जब मंडियों में दाम ही नहीं है तो रेल भेज के भी क्या फायदा। किसानों ने कहा कि रेल तो सिर्फ प्रचार का साधन है। वैसे ये बात तो एकदम सटीक है। पिछले 11 सालों का मोदी सत्ता का यही रिकॉर्ड रहा है कि रेल इनके लिए फोटो खिंचाने, झंडे दिखाने और वीडियो बनवाने का एक माध्यम बन चुकी है, प्रचार का माध्यम बन चुकी है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि भारत का रेल मंत्री कौन है। ज्यादातर लोग उनको रेल मंत्री कहते हैं क्योंकि काम तो सब प्रधानमंत्री करते हैं, फोटो खिंचाने वाला। यानी रेलवे खाली प्रचार का साधन बन चुकी है। असली मदद तो एमएसपी या स्थिर नीति से ही मिल सकती है। बीबीसी हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट में किसानों ने कहा कि सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन हमारी हालत वही रहती है। आज हम प्याज फेंक रहे हैं, कल हम खेती छोड़ देंगे और जब किसान खेती छोड़ देगा तो शहर को प्याज कौन देगा। किसानों की एक और शिकायत है कि सरकार बार बार कहती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन जब किसान अपने दाम की बात करता है तो कह दिया जाता है कि खजाना में खाली है, सब्सिडी पर बोझ है। लेकिन जरा आप लोग सोचिए, एक तरफ धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है कथित रूप से और दूसरी तरफ किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है। सब्सिडी बोझ बन जाएगी। जब बड़ी बड़ी कंपनियों को राहत देनी होती है तो खजाना कभी खाली नहीं होता। किसान रेल योजना इसका उदाहरण है। सरकार ने कहा कि 50% सब्सिडी देंगे, लेकिन मंत्रालय और रेलवे की लड़ाई में किसानों को सीधा फायदा नहीं मिला। यही हाल प्याज किसानों के साथ भी है। सब्सिडी की जगह स्थिर कीमत और गारंटी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देती। इस पूरी कहानी में सबसे दुखद बात यह है कि प्याज ने हमेशा भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया है। 1980 के दशक से लेकर पिछले कुछ दशक तक प्याज की कीमतें बढ़ने पर सरकारें भी बेचैन होती रही हैं, लेकिन प्याज के दाम गिरने पर किसानों की बर्बादी कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनी। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में उपभोक्ता की जेब थोड़ी अहम है किसानों के लिए। हालांकि मोदी सत्ता के लिए ये सब भी नहीं। नासिक के किसान कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो प्याज उगाना घाटे का सौदा होगा और वे दूसरी फसल की तरफ चले जाएंगे। लेकिन प्याज की खेती छोड़ने का मतलब है लाखों परिवारों की रोजी रोटी का खत्म हो जाना। किसान रेल और प्याज आंदोलन सिर्फ 2 उदाहरण हैं उस गहरे संकट के जो भारत की कृषि व्यवस्था को सालों से जकड़े हुए है। यह संकट ऐसा है जो हर मौसम, हर फसल और हर राज्य में अलग अलग रूप में सामने आता है, लेकिन जड़ एक ही है। किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। सरकारें हर बार नए नारे देती हैं, कभी जय जवान जय किसान, कभी दोगुनी आय, कभी आत्मनिर्भर भारत का किसान, लेकिन जमीन पर किसान की हालत वही रहती है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल बार बार उठता है। किसान कहता है कि अगर सरकार सही मायने में मदद करना चाहती है तो एमएसपी को कानूनी गारंटी बना दे ताकि हर हाल में किसान को लागत का 1.5 गुना या उससे ज्यादा मूल्य मिले। लेकिन सरकार इससे बचती रही क्योंकि इससे वित्तीय बोझ बढ़ने का डर बताया गया। पर किसानों का तर्क यह है कि जब कारपोरेट जगत को लाखों करोड़ की रियायतें दी जा सकती हैं, जब बैंकों के एनपीए माफ किए जा सकते हैं, तब किसानों को उनकी मेहनत का दाम क्यों नहीं दिया जा सकता।
फ्रंटलाइन ने लिखा कि ये कृषि संकट नीतिगत अस्थिरता और असमानता का परिणाम है। छोटे किसान हर बार पिसते हैं, जबकि बड़े व्यापारी और निर्यातक नीति का फायदा उठा लेते हैं। यही वजह है कि किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों किसान कर्ज और घाटे की वजह से अपनी जिंदगी गंवाते हैं, और ये आंकड़ा हर सरकार में जारी रहा है। अब जरा सब्सिडी की राजनीति पर भी गौर कीजिए। किसानों को खाद, बिजली और पानी पर कुछ सब्सिडी दी जाती है और सरकार कहती है कि किसानों पर अरबों खरबों खर्च हो रहे हैं, लेकिन वही सरकार जब फसल की कीमत तय करने की बात आती है तो कहती है कि इतना खर्चा संभव नहीं है। यानी किसान को बस इतना सहारा दिया जाता है कि वो जिंदा रहे और खेती करता रहे ताकि लोगों का पेट भरता रहे, लेकिन खुद उसकी जिंदगी सुरक्षित न हो। यही वजह है कि किसान संगठनों ने बार बार कहा कि सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है दाम की गारंटी। किसान रेल इसका उदाहरण है। सरकार ने कहा 50% फ्रेट सब्सिडी मिलेगी, लेकिन मंत्रालय और रेलवे के बीच समन्वय की गड़बड़ियों ने किसानों का भरोसा तोड़ा। प्याज आंदोलन इसका दूसरा उदाहरण है। सरकार ने कहा कि महंगाई रोकनी है और निर्यात पर रोक लगा दी। कृषि नीति की दूसरी बड़ी समस्या बताई जाती है निर्यात आयात का खेल। जब भी दाम बढ़ते हैं तो सरकार तुरंत निर्यात पर पाबंदी लगा देती है ताकि शहर में प्याज या दाल महंगी न हो, लेकिन किसान का मुनाफा वही खत्म हो जाता है। और जब दाम गिरते हैं तो आयात खोल दिए जाते हैं, जिससे स्थानीय किसान की हालत और बिगड़ जाती है। यही हुआ प्याज, दाल और तिलहन जैसी फसलों में। किसान कहता है कि मैं बुआई करता हूं बिना ये जाने कि 3 महीने बाद सरकार कौन सा आदेश जारी करेगी। खेती जुआ बन गई है और किसान हर बार हारने को मजबूर है। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री लोग कहते हैं कि भारत का किसान अब दुनिया से प्रतिस्पर्धा करेगा, लेकिन गांव में किसान कहता है कि मुझे तो अपनी प्याज और आलू का दाम ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या किसी से प्रतिस्पर्धा करूंगा। सरकार कहती है कि कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, लेकिन छोटे किसानों के लिए यह सब सिर्फ रिपोर्ट और भाषणों तक सीमित है। उसका असली सवाल यही है कि मंडी में उसे लागत से ज्यादा दाम कब मिलेगा। यही वजह है कि किसानों के आंदोलन बार बार उठते हैं, चाहे दिल्ली बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर तक चला आंदोलन हो या महाराष्ट्र में प्याज किसानों का विरोध। हर बार सरकार ने आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, वायदे किए, कुछ घोषणाएं की और फिर स्थिति जस की तस छोड़ दी। द हिंदू के अनुसार किसानों ने कहा है कि अगर सरकार वास्तव में कृषि सुधार चाहती है तो सबसे पहले एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्थिर निर्यात नीति लानी होगी, वरना हर साल किसान कभी प्याज फेंकेगा, कभी आलू सड़क पर फेंकेगा, कभी गन्ने का बकाया मांगेगा और कभी कपास या दलहन की कीमत को लेकर आंदोलन करेगा। यानी संकट स्थायी रहेगा। फ्रंटलाइन ने लिखा कि कृषि संकट दरअसल नीति और जमीन के बीच खाई का नतीजा है। नीति बनाने वाले दिल्ली में बैठकर आंकड़ों से खेलते हैं और जमीन पर किसान अपनी जिंदगी से खेलता है। आइए देखें कि पिछले सालों में हमारे देश के कितने किसान और खेतीहर मजदूर अपनी जान देने को मजबूर हुए। ये सारे आंकड़े एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित हैं और इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ जैसे भरोसेमंद अखबारों में छपे हैं। साल 2012 में लगभग 13,754 किसानों ने अपनी जान गंवाई। 2013 में यह संख्या 11,772 रही। 2014 में खेती किसानी से जुड़े आत्महत्या मामलों की संख्या 12,360 रही, जिनमें से 5,650 किसान कृषक थे। 2015 में 8,000 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और 4,595 कृषक मजदूर थे, यानी कुल 12,602। 2016 में 6,351 किसान और 5,000 से ज्यादा मजदूर, कुल मिलाकर 11,370 से ज्यादा। 2017 में 5,955 किसान और 4,700 मजदूर, कुल मिलाकर 10,655। 2018 में 5,763 किसान और 4,586 मजदूर, कुल मिलाकर 10,349। 2019 में 5,957 किसान और 4,324 मजदूर, कुल मिलाकर 10,281। साल 2020 यानी कोरोना काल में 5,589 किसान और 5,098 मजदूर, कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा यानी 10,677। 2021 में 5,318 किसान और 5,563 मजदूर, कुल मिलाकर 10,881। 2022 में 5,207 किसान और 6,083 मजदूर, कुल मिलाकर 11,290। अब जरा सोचिए, ये जो हजार की संख्याएं मैंने बताया, ये रुपया नहीं है, ये जिंदगियां हैं। हजारों की संख्या में हर साल भारत का किसान मजबूरन आर्थिक संकट में फांसी के फंदे पर झूल जाता है, अपनी जिंदगी स्वतः समाप्त कर लेता है, मगर सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। किसानों की समस्याओं पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।